तो आज किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो इन आधी से ज़्यादा आबादी को कैसे गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। तो ये दोषी हैं, तो इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बीजेपी ने 2014 के अंदर उस जाति के कार्ड को दिखा करके अपनी सत्ता बनाने का काम किया। बैकवर्ड के नौजवान को अपने हक और अधिकार चाहिए। अभी महिला आरक्षण दिया है, इन्होंने घोषित किया है, इस बार महिलाओं के तो वोट ले ही जाएंगे, जबकि वो लागू 2029 से होने वाला है। जब ये वोट बैंक समझ के रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ। हम तो 33 के, हम तो 50% देने की बात कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। जो हमारी समान विचारधारा की जो भी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हम उनको मिलाएंगे और निश्चित 2024 के ऊपर 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। हरियाणा में 2024 लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। भाजपा जहां सीधे तौर पर ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर खुलकर जाट नॉन जाट की राजनीति करने का संदेश दे चुकी है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 डिप्टी सीएम बनाकर बैकवर्ड सहित एससी समाज को साधने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन दोनों पार्टियों से एक कदम आगे बढ़कर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा ओबीसी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं जिस तरह से बीकेपी व एलएसपी बैकवर्ड व एससी समाज की राजनीति करते आए हैं, खतरा भाजपा व कांग्रेस के लिए बराबर है। वहीं जिस तरह से लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं भाजपा के ओबीसी व कांग्रेस के एससी वोट बैंक में सेंध लगने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब 16 नवंबर को पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। अब आपको दिखाते हैं मंगलवार को रेवाड़ी के पटौदी रोड स्थित बीकेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में बुलाई गई संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या प्रायोजन है, क्या आप अपनी बात कहना चाहते हैं? भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की साझा प्रेस वार्ता में सबसे पहले आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देश के साथ साथ आज हरियाणा प्रदेश बहुत ही दुखद और गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। जैसे आप ही के मीडिया के माध्यम से सरकारी आंकड़े निकल करके आए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 71 लाख परिवार हैं, जिसमें से 40 लाख परिवार आज गरीबी रेखा के नीचे हैं। यानी आधी से ज़्यादा आबादी आज गरीबी रेखा के नीचे है। और हम आप लोगों को सुनते हैं, तमाम पार्टियां जो आज चाहे सत्ताधारी पार्टी है, चाहे विपक्ष है, या और दूसरे दल जो सत्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जगह जगह रैलियां करके भाषण भी देते हैं, प्रेस वार्ता के अंदर भी जनता से रूबरू होते हैं। तो आज किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो इन आधी से ज़्यादा आबादी को कैसे गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। तो ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है हरियाणा के अंदर 9.5 साल पहले, तो आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। बीजेपी ने उस गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है। और आज की जो प्रेस वार्ता है, वो दोनों ही पार्टियां इस गंभीर समस्या को लोगों को समझाने के लिए, लोगों के बीच में लेकर के जाने के लिए जो लगातार संघर्ष कर रही है। आज 10 जिलों के अंदर नरेंद्र मोदी जो इस बात के दोषी हैं कि आज देश को गरीबी में धकेलने का काम कर रहे हैं, तो जनता को ये बताने का काम कर रही है कि लोग दोषी हैं। तो 16 तारीख जो परसों है, उसमें रेवाड़ी के अंदर दोनों ही पार्टियों के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे कि शव यात्रा निकाली जाएगी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चौक पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार क्यों किया जाएगा? क्योंकि जैसी आज हालात है, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, 100 साल से जातिगत जनगणना नहीं हुई इस देश के अंदर, और सभी तरह की सरकारें इन 100 सालों के अंदर बनी। आज कांग्रेस का नेता राहुल गांधी कह रहा है कि हम 2024 में सरकार बना करके जातिगत जनगणना कराएंगे। हम आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी तो जातिगत जनगणना से बच रही है। आज अमित शाह ने कहा कि जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। आज हम मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर है, जाति की जरूरत नहीं है, जबकि वो जाति और धर्म के आधार पर तमाम चुनाव जीतते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री और जाति बता करके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं बैकवर्ड समाज को लुभाने के लिए। तो वो तो जातिगत जनगणना से बच रहे हैं और जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। लेकिन
राहुल गांधी कह रहा है कि 2024 में हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से कि जिन प्रदेशों में आपकी सरकार चल रही है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो कर्नाटक के अंदर सरकार चल रही है, तो आप कम से कम उन्हीं प्रदेशों में आप जातिगत जनगणना करा दीजिए जिन प्रदेशों में आपकी सरकार चल रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक पार्टियां हैं, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और सर्व समाज के गरीब के लिए, जिनको गरीबी के अंदर धकेला जा रहा है। तो ये दोषी हैं, तो इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी बिहार ने कहीं एक नजीर पेश किया कि उन्होंने इस तरह का काम किया और जो जातिगत आधार पे है, क्या आप भी इसकी मांग करते हैं कि हरियाणा में भी हो, ताकि लोगों को जो हक है, जो बैकवर्ड क्लास है, अंत्योदय की बात करती है, तमाम को जरूरत थी? बिल्कुल, बिहार की सरकार की हम प्रशंसा करते हैं इस बात के लिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना कराई, वो आंकड़े पेश किए, 63% बैकवर्ड वहाँ से निकल करके आया, दूसरे समाजों की भी गिनती वहाँ पर हुई, और उनका सम्मान करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए वो तो अब कर पाए हैं। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिस दिन से बनी है जातिगत जनगणना के पक्ष में है। माननीय राजकुमार सैनी साहब, जिनके साथ हमारा गठबंधन हुआ है, वो लगातार आंदोलित रहे इस बात को लेकर के, चुनाव उन्होंने लड़े और चुनाव के अंदर वो हमेशा ही अपने घोषणा पत्र के अंदर पहले नंबर पे जातिगत जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया। तो दोनों ही पार्टियां, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, जातिगत जनगणना के पक्ष में है। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में लिखा है कि अक्टूबर-नवंबर के अंदर हम सरकार बनाएंगे और 1 फरवरी 2025 को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हरियाणा के अंदर जातिगत जनगणना कराएगी, और जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के पैमाने पर जाकर के जो बैकलॉग ये लोग छोड़ते हैं, जैसे अभी 61 HCS अधिकारियों को भर्ती किया गया, उसके अंदर 29 पोस्टें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की बनती थी, लेकिन मात्र 10 पोस्ट देकर करके 19 पोस्टों का बैकलॉग छोड़ने का काम किया। तो जैसे 19 पोस्टों का बैकलॉग छोड़ा है, ऐसे ही हर भर्ती के अंदर आज लाखों पोस्टों का बैकलॉग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का बचा हुआ है। CET का पेपर चल रहा है, CET से 1,35,000 नौजवानों को रोजगार देने का नाटक चल रहा है पिछले 2 साल से। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी 2 कदम आगे जाकर के पीछे आ जाते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजों को भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जब हरियाणा में सरकार बनाएगी, तो जिसका जो अधिकार बनता है, जो बीजेपी कांग्रेस इन पार्टियों ने नहीं दिया, उसको देने का काम करेगी, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। डॉक्टर साहब, जो बीजेपी है वो भी ओबीसी की राजनीति करते, प्रदेश अध्यक्ष भी उसी आधार पर ओबीसी का बना देगा, जात को हटाकर। जी। आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी ओबीसी और जो माइनॉरिटी जो एससी है उनकी राजनीति कर रहे हैं, तो कितना उसका संख्या बल बनता है ओबीसी की बात करने, क्योंकि जिस तरह से तमाम पार्टियां भी दे नहीं पाती उतना जितना उनका। देखिए, इतिहास गवाह है कि एक हथियार से एक ही लड़ाई जीती है। एक हथियार कभी भी दूसरी लड़ाई के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। आप चाहे पानीपत की 3 युद्ध की बात करें, चाहे आज़ादी की लड़ाई की बात करें, चाहे जब भी कोई युद्ध हुआ, तो बीजेपी ने 2014 के अंदर उस जाति के कार्ड को दिखा करके अपनी सत्ता बनाने का काम किया। और विशेषकर मैं हरियाणा की बात करूं तो जाति का कार्ड खेल करके 2014 के अंदर हरियाणा के अंदर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन 2019 आते आते वो पूर्ण बहुमत से नीचे रहे, 40 से ज़्यादा विधायक उनके नहीं आए। तो धर्म और जाति की आधारित राजनीति को 2019 में ही लोगों ने इनका सुपड़ा साफ करने का काम किया। वो तो जो जमुना पार भेजने की बात करता था, उन्होंने इसको ग्लूकोज दे दिया, उसको ऑक्सीजन दे दी और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आने वाला जो 2024 है, अब चाहे वो बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बनाए, बैकवर्ड को ये बात समझ में आ गई है जो बिहार सरकार ने किया और जो जातिगत जनगणना की बात आ रही है, बैकवर्ड का नौजवान ये समझ चुका है कि हमें जिले का अध्यक्ष लगाया जाएगा, हमें विधानसभा का अध्यक्ष लगाया जाएगा, हमें प्रदेश का अध्यक्ष लगाया जाएगा। तो अब बैकवर्ड के नौजवान को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं चाहिए, बैकवर्ड के नौजवान को अपना मुख्यमंत्री चाहिए, बैकवर्ड के नौजवान को अपने हक और अधिकार चाहिए, बैकवर्ड के नौजवान को जातिगत जनगणना चाहिए, बैकवर्ड के नौजवान को रोजगार चाहिए, बैकवर्ड के नौजवान को शिक्षा चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी दे सकती है। तो निश्चित तौर पे आप 16 तारीख को देखेंगे रोडों के ऊपर बैकवर्ड समाज और शेड्यूल कास्ट समाज और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का झंडा लेकर के चलेंगे। और उसी नरेंद्र मोदी को जो बैकवर्ड को बार बार इस धर्म और जाति के नाम पर गुमराह करने का काम करता है, उसका अंतिम संस्कार करने का काम बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और गरीब लोग करेंगे। बहन जी, क्या कहेंगे? आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई है, तो आप लोग क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने, कितने तैयार है, कितनी पार्टी आपकी चुनौती दे पाएगी? क्योंकि पिछले चुनाव में जब राजकुमार सैनी जी ने चुनाव उनको नकार दिया गया था, तो अब कितना लगता है कि उतना चुनौती आप दे पाएंगे? सर नकारा मेरा सवाल है सर। एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ, मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ और मेरा 9 साल का सफ़र है। वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं सैनी साहब,
सैनी साहब को नकारा नहीं, अगर नकारा जाता तो इतने जो वोट उन्होंने लिए वो नहीं ले पाते। वो तीसरे स्थान पे रहे, आपको शायद ध्यान हो तो बाई इलेक्शन हुए थे बड़ौदा वाले, उसमें भी बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आए थे, गोहाना में भी बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आए थे। यानी कि उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के नाक भी दम किया था और आज भी कर रहे हैं। उनकी योजनाएं जो हैं वो आज भी बहुत अच्छी हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इन दोनों का जो अभी गठबंधन हुआ वो इसी वजह से हुआ है कि दोनों की विचारधारा सेम है। अभी हम बहुत सारे मुद्दे आज के टाइम में ऐसे चल रहे हैं जिनके लिए ये सरकार सोच चुकी है। हमने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का सोचा था कि शायद अब कुछ अच्छा होगा समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए, बट तो ऐसा हुआ नहीं, सब उल्टा हो गया। आप मुद्दे देखिए, कुछ समय पहले पहलवान महिलाएं जो कि गोल्ड मेडल लाती हैं, आपके देश के लिए नाम रोशन करती हैं, वो अपने एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में जंतर मंतर पर कितने दिनों तक बैठी रही। लेकिन क्या सरकार ने सुना? कोई उनके पास नहीं गया, ना उनको बुलाया गया, और इस तरीके से उनका वो आंदोलन खत्म कराया गया कि उनको करना पड़ा। वो आपको सारी कंडीशन मालूम है। आपका चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारों का, उसके ऊपर भी अब हमला हो चुका है। ईडी की रेड पड़ रही है। जो उनके विरोध में बोलेगा या जो सच बोलेगा उन पे ईडी की रेड पड़ेगी, लेकिन ईडी की रेड जहाँ पड़नी चाहिए वहाँ नहीं पड़ेगी, वो आप भी जानते हैं। हमारी जो मांगे हैं वो हैं कि हमें जो अभी महिला आरक्षण दिया है, इन्होंने घोषित किया है, इस पे इस बार महिलाओं के तो वोट ले ही जाएंगे, क्योंकि महिलाओं का भी पूरा नहीं पता कि ये आरक्षण आपको इस समय लागू मिलेगा या नहीं मिलेगा, जबकि वो लागू 2029 से होने वाला है, जब दूसरा इलेक्शन आएगा 5 साल के बाद। तो इन्होंने अपने 2 सेशन उसके चक्कर में रिजर्व कर लिए महिलाओं की तरफ से, इस बार अनाउंस करने का और अगली बार लागू करने का। लेकिन उसमें भी पेच है। आप ये देखिए, आपने आरक्षण तो कर दिया 33%, लेकिन क्या मैं उसमें मेरे को फायदा मिलेगा? बीसीए की महिला को मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि उसके अंदर भी हमारा यथोचित जो भी आरक्षण होता है महिलाओं का, एससी समाज का, ओबीसी का, बीसीए का जो भी है, वो निर्धारित कोटा तो करें, तभी तो हमें यकीन होगा कि आप हमारे लिए कर रहे हैं, और उसको 2024 से लागू करें। जातिगत जनगणना की बात करिए, अभी 63% बिहार की जब जातिगत जनगणना निकल कर आ सकती है, मैं कहती हूँ हरियाणा की तो 63 और 70 के बीच में जाएगी। आप कराइए तो सही, और हमारी तो योजनाएं उसी के आधार पर लागू होंगी। हमें वोट बैंक समझ के रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, ना हमें आगे आने देते हैं। हमारे बंधु को टिकट नहीं मिलता है, उनको आगे आने का कोई भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, वोट दें और चुप रहें, ये चल रहा है। तो इस चीज़ के खिलाफ हमारा रोष प्रदर्शन है। आपकी जातिगत जनगणना हो गई, आपका महिला आरक्षण हो गया, अब दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका सफाई कर्मचारी कितने दिनों से हड़ताल पर चल रहा है, क्यों नहीं उनकी सुनी जाती? आंगनवाड़ी वर्कर्स कितने दिनों से धरने पर बैठी, 4000 सैलरी में, घर में मेड काम नहीं करती, वो महिला हर पूरे महीने की 4000 सैलरी लेती है। ऐसा कहीं देखा है क्या? क्यों काम करेंगे 4000? अब तनख्वाह बढ़ाई है उनकी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को लीजिए, क्लर्क पीछे धरने पे बैठ रहे, उनकी सुनी क्या? कोई बात सुनी नहीं जाती, और जब सुनी नहीं जाती तो हम ना सुनने वाले लोगों को मृत वाली अवस्था में मानकर चलते हैं। तो ये सरकार मृत है। मृत का मतलब उनका आप दाह संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। बहन जी, आपने महिला आरक्षण की बात की, यदि पार्टियों की मंशा इतनी अच्छी है, क्यों नहीं वो 33% महिलाओं को जब टिकट का वितरण होना तब दे दे, और उनको पता लग जाए कि हाँ इन्होंने लोकसभा विधानसभा में इसको पास करने की जरूरत ही नहीं थी शायद। तो क्या आपकी पार्टी भी महिलाओं को अब की बार इतने फीसदी देगी? किस तरह से क्या रहेगा? बिल्कुल देंगे, हम तो बिल्कुल देंगे। हम तो 50% देने की बात कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। हमारी महिलाएं आगे आएंगी, और आप देखना, एक बार आप हमें मौका दें, अवसर दीजिए, फिर आप देखिए कितना आपको चेंज मिलेगा। क्योंकि ये जो सरकार बनेगी ये अमीरों की नहीं है, ये आप और हम में से बीच में से उठे हुए लोगों की सरकार है, जो भूमि से जुड़ा हुआ इंसान है, जो कमीरा है, जो कमा के खाने वाला है, और दुख दर्द को वही इंसान समझता है। ये बहुत पैसे वाली अमीरों की पार्टियां हैं, ये आपके हमारे दुख दर्द को नहीं समझती हैं। तो हम तो महिलाओं को 50% पे ले जाने वाले हैं, 33 तो बहुत दूर की बात है। जयवीर साहब, क्या कहेंगे? आज प्रेस वार्ता बुलाइए, किस तरह से आपका जो प्रदर्शन एजिटेशन होना है, क्या आपका मसला है, क्या मुद्दा, क्योंकि अगले साल विधानसभा लोकसभा चुनाव भी होने हैं। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का मेरा नमस्कार। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि 16 तारीख को हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि गरीब कमेरों के लिए सरकार मर चुकी है। ये जो नुमाइंदे हैं सरकार है, हम सरकार का दहन करेंगे, उनके शव को रविदास मंदिर से शुरू करेंगे, काठमंडी होते हुए
गोकल गेट होते हुए, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए, भाड़ावास गेट होते हुए, भाड़ावास चौक से होते हुए, उधर बस स्टैंड होते हुए बाबा साहब के चरणों में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि संविधान को मानने वाली सरकारें नहीं है, इसलिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए उन्होंने जो हमारे गरीब, दलित, शोषित जो वर्ग है उनके हकों का जो डाका डाला है, इसलिए वो सरकार हमारे लिए मर चुकी है। इसलिए हम उनका दाह संस्कार करेंगे 16 तारीख को। गंगड़ साहब, आपने अभी कोalition भी किया है जिसकी जो राजकुमार सैनी जी वाली पार्टी के साथ में, तो पहला लोकसभा चुनाव में जाना है, तो क्या कोई कितनी सीट पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी हमारा जो समझौता माननीय राजकुमार सैनी की पार्टी से, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हुआ है, और भी हरियाणा के अंदर हम चुनाव तक और भी हमारी साथ पार्टी आने वाली है जो हमारी समान विचारधारा की जो भी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हम उनको मिलाएंगे और मिलाकर वही लड़ाई लड़ेंगे जो हमारी विचारधारा की लड़ाई है। उन सभी पार्टियों को मिलाकर इन दोनों बड़ी पार्टियों को, जिन्होंने 70 सालों के अंदर इस गरीब कमेरों का शोषण किया है, इनको उखाड़ फेंकने का काम हम मिलकर करेंगे और निश्चित 2024 के ऊपर 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और पूरी 90 विधानसभा पर हमारी जहाँ जिस पार्टी की मजबूती है उनको वहीं पर उतारेंगे और मजबूती से वो सीट जीतने का काम करेंगे।